बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर पाकिस्तान में जुमे की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 78 डेज टू गो। 78 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबरों की तरफ। पहली खबर स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा से, जहां पर इमरान खान के बेटों और बुशरा बीबी की बहन उन्होंने यूएन के स्पेशल रैपरटोर के सामने एक मरासला रखा है, एक दरखास्त रखी है, जिसमें उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से यह मुतालबा किया है कि वो अपना किरदार अदा करे पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान, बुशरा बीबी और दूसरे सियासी कैदियों के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया से अहम वकीलों की खिदमात ली गई हैं, जिन्होंने इस मरासले की, इस दरखास्त की, इस केस की जो प्रिपरेशन थी उनमें मदद की और ये एक पूरा मरासला बनाकर उनके सामने रखा गया। याद रखें कि इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस में इसी तरह की एक कार्रवाई की गई थी इंटरनेशनल लॉयर्स को इंक्लूड करके, और जिससे एक बड़ी कामयाबी मिली थी। बड़ी कामयाबी यह थी कि यूनाइटेड नेशंस ने इन राइटिंग अपनी डिटर्मिनेशन दे दी थी, जिसमें इमरान खान साहब की जो कैद है उसे सियासी बुनियादों पर करार दे दिया था। मतलब झूठे मुकदमों में सियासी बुनियादों पर वो कैद करार दे दिया था, मतलब ज़ाब्तों के खिलाफ, कानून के खिलाफ वो कैद करार दे दी गई थी। वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की डिटर्मिनेशन थी उसने इमरान खान के, बुशरा बीबी के और दूसरे कैदियों के केस को प्रेजेंट करने में हमें बड़ी मदद दी थी, क्योंकि उस डिटर्मिनेशन के बाद भले आप कांग्रेस के अंदर कहीं केस लेकर जाएं या यूरोप की किसी पार्लियामेंट के अंदर केस लेकर जाएं, उनको सुनना पड़ता था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ऑलरेडी उसके ऊपर एक राय दे चुका था कि ये गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को डिटेन किया। तो वो बहुत मेजर ब्रेक थ्रू था। और अब ये दूसरी एफर्ट है जिसको कासिम खान, सुलेमान खान ने अपने वालिद मोहतरम इमरान खान के लिए ये मरासला तैयार करवा कर जमा करवाया है। और मरियम रियाज वट्टू जो कि बहन है बुशरा बीबी की, उन्होंने अपनी बहन के लिए ये मरासला जो है, मीन दोनों तरफ से जो खूनी रिश्ते हैं, उन्होंने ये मरासला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्पेशल रैपरटोर हैं टॉर्चर के बारे में, जो इंसानी हुकूक के बारे में, उनके सामने ये रखा है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही उम्दा इक़दाम है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं वाजे कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब की रिलीज़ हो जानी, क्योंकि आप लोग अक्सर समझते हैं कि जब इस तरीके से मामला बन जाता है तो उसका कोई फौरी हल है। मैं जब डिक्टेटरशिप किसी भी मुल्क में आती है तो मैं उसको ऐसे ही समझता हूं जैसे कैंसर लाहक हो गया मुल्क को, खुदा न खास्ता। कैंसर जैसे एक मूजी मर्ज है, जब आपको लगती है तो आपको और पूरे घर को उससे फाइट करनी पड़ती है, और वो ओवरनाइट फाइट नहीं होती। इट्स अ लॉन्ग टर्म फाइट जिसमें सभी को जुटकर पूरे तरीके से उसको हराना पड़ता है। इसी तरह जब एक डिक्टेटर किसी भी सोसाइटी को चिमटता है तो वो कैंसर की मानद होता है। वो उसी तरह से उस जिस्म के हर हिस्से को अटैक करता है, हर इदारे को अटैक करता है। जैसे जिस्म के हर पुर्जे को अटैक किया जाता है, हर अज़ा को अटैक किया जाता है, इसी तरीके से डिक्टेटर भी मुल्क के हर कोने कोने, हर इदारे को अटैक करता है और उसको तोड़ता है, उसके अंदर मेरिट को तोड़ता है, उसके अंदर अपनी सराहियत करता है ताकि वो कंट्रोल कर सके हर चीज़ को और आपको अपने साथ ही नीचे लेकर जा सके। तो जैसे कैंसर को फाइट करने में वक्त लगता है, डिक्टेटर्स को फाइट करने में भी वक्त लगता है। ये ओवरनाइट काम नहीं होता, ये साल का 6 महीने का काम नहीं होता। इसीलिए आपने देखा जब जब कोई डिक्टेटर आता है या तो फिर अल्लाह उसे ऊपर बुलाता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो कमजोर होता है और दूसरी साइड मजबूत होती है। और उन मजबूतियों में ये जो तमाम चीजें होती हैं, जो मैंने 2 दिन पहले पाक पैक ने जो हजिंगा, कांग्रेसमैन हजिंगा के साथ मिलकर एक नया बिल लेकर आए हैं यूएस कांग्रेस के अंदर, इंसानी हकूक और ऐसे लोग जो फौजी ओहदेदार या दूसरे हैं जो ये जुल्म सितम कर रहे हैं उनके ऊपर पाबंदियां और उनके खिलाफ केसेस करने के लिए अभी ये जो यूएन का स्पेशल रैपरटोर है उसके सामने इमरान खान के बेटों और बुशरा बीबी की बहन का ये मरासला, ये सब एक एक ईंट लग रही है उस दीवार में जो खड़ी हो रही है, जिसके ऊपर खड़े होकर कल को इन डिक्टेटर्स के गले में फंदा डालकर इनको नीचे लटकाया जाना होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना केस क्रिएट कर रहे हैं। ये जो एक एक कदम है, ये जो बेबी स्टेप्स हैं आप लेते हैं, या आप कहिए कि ये पानी का एक एक कतरा जो पत्थर के ऊपर गिर रहा है इसने सुराख करना है, लेकिन ये लंबी जंग होती है। आप रातों रात रिजल्ट मांगते हैं। आपने कहना है गिल साहब ये रैपरटोर के सामने रखने का क्या फायदा, इमरान खान तो अगले हफ्ते रिलीज नहीं होंगे। मैं मानता हूं, मैंने जैसे आपको कहा कि इसका फौरी कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। और डिक्टेटर्स के लिए ये अजाब होता है जब उन्हें पता चलता है कि आप इंटरनेशनल जो डिफरेंट फोरम्स हैं, कांग्रेस है यूएस या यूरोप की कोई पार्लियामेंट है या कोई और जगह है, वहां पर आप अपनी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब जरा आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इस वक्त जो टाउट सहाफ़ी हैं उनको पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर से ये कहा गया है कि आप ये बयानियां टेलीविजन के ऊपर चलाएं। पाकिस्तान में ये ISPR की तरफ से इनको टिकर्स मिले, ब्रीफिंग मिली कि आप टेलीविजन पर ये कहें कि कतर को ये चाहिए कि वो हमारी इकोनॉमी को संभाले और हम उनकी सिक्योरिटी को संभालें। कई लोगों ने यह किया है जो मिलिट्री के करीब हैं, नून लीग के करीब हैं। मसलन आमिर इलियास राणा साहब ने यह मशवरा दिया कि सऊदी अरब, कतर, अमारात हमारी मईशत संभाल लें, हम उनका दफा संभाल लेते हैं। मतलब ये घर दामाद बनना चाहते हैं, ये दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि हमें गोद ले लें, ले पालक ले लें, हम उनके लिए लड़ाई करेंगे, हम कराए की फौज होंगे। ऐसा ही कह रहे हैं हमारी फौज को। हालांकि ये फौज जो है ये हमने अपने 25 करोड़ आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी मुश्किल से खड़ी की हुई है और हमें बड़ी प्यारी और मोहतरम है हमारी फौज। लेकिन हमारी फौज किराए पे थोड़ी दस्तियाब है कि कोई पैसे पे करे और ले जाए।
इससे ज्यादा फौज की तौहीन कोई और क्या कर सकता है, इससे ज्यादा बड़ी गाली और कोई क्या दे सकता है, जो आमिर इलियास राणा साहब जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने दे डाली है। लेकिन उन्होंने ये नहीं दी, उनके ऊपर ना चढ़ाई कर दीजिएगा, उनको तो जो पीछे से बताया गया उन्होंने वो पढ़कर सुना दिया, उन्हें ISPR और दूसरी जगहों से जो ख्वाहिश की गई उन्होंने ये बता दी। ये अब हमारे जर्नल्स की ख्वाहिश है। पहले हमने भरपूर तरीके से कोशिश की कि जंग लगे अफगानिस्तान के अंदर, हम लड़ें और अमेरिका का असलहा जो अमेरिका का अफगानिस्तान में रह गया था वो तालिबान से छीन के उनको वापस देने के बहाने ये जंग छिड़ी जाए और फिर डॉलर हमारे ऊपर बरसे, मतलब कि हमें कोई गोद ले, पैसे वो दे, लड़े हम किराए के लड़ाका बनने को तैयार थे। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलजाद को भेज दिया और वो लड़ाई वहीं पर दफन हो गई, हमारी दिहाड़ी उसमें से ना लग सकी। अब ये एक हमें मौका मिला है जिसके लिए हमने शहबाज शरीफ को रातों रात वहां भेजा है। हालांकि मुल्क में सैलाब आया हुआ है, अपने बुरे हालात हैं, और अब जैसे ही शहबाज शरीफ वहां गए हैं पीछे से एक भरपूर किस्म का टाउट जो है वो बयानियां दे रहे हैं कि कतर की सिक्योरिटी हमें संभाल लेनी चाहिए और वो हमारी मईशत संभाल लें तो फिर बात बनेगी। सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, उमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इस्लामी नेटो बन जानी चाहिए। आमिर इलियास राणा साहब ने कहा कि खलीज के दफा का ठेका हमें मिल जाना चाहिए। दूसरी तरफ कतर के वज़ीर आज़म आज सदर ट्रंप से भी मिलेंगे, ये भी खबर है, और अगर वो सदर ट्रंप से ज़ाहिर मिलते हैं तो वो तो अपना दफा वहीं से करवाना चाहेंगे, बड़े घर से। पहले भी उन्होंने एक $500 मिलियन के करीब एक सदारती जहाज जो अमेरिकी सदर इस्तेमाल करेंगे वो भी उन्होंने सदर ट्रंप को स्पेशल गिफ्ट में दे रखा है। उसके बावजूद उनके ऊपर यह हमला हुआ है, जाहिर है बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह बात है, लेकिन हो चुका है। अब इसमें से जो हमारे दोस्त दिहाड़ी लगाना चाहते हैं वो आपको पता है कि शदोमत से तैयार है, लेकिन मैं 2-3 खबरें आपके सामने पाकिस्तान से रख देता हूं, आप जरा सुनिए, अपना सर धुनिए और सोचिए कि हमारे अपने घर के अंदर क्या हालात हैं और हम चले हैं दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने। ये जरा पहली खबर सुन लीजिएगा, आर्मी कैंट बन्नू, जी हां, आर्मी कैंट बन्नू के करीब एक डेयरी फार्म था जहां से फौजियों को दूध सप्लाई होता था। ये जो मैं लफ्ज वो बोल रहा हूं जो खबर में लिखा हुआ है, अपने पास से नहीं डाल रहा। गुस्सा बहुत करते हैं दोस्त के आप ऐसी बातें करते हैं। तो नामालूम अफराद ने फौजी गाय फार्म लूट लिया, ये लफ्ज लिखा हुआ है जी, फौजी गाय फार्म। तो ये जो गायों का फार्म था, कॉज थी वहां पर, ये दूध सप्लाई करते थे कैंट को, तो इसलिए इसे फौजी गाय फार्म कहते थे। ये शायद किसी को ठेके पे दिया हो और या शायद मिलिट्री इसे खुद ही मैनेज कर रही हो, ये मेरे इल्म में नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये कैंट के साथ ही वाकया था और इसका दूध कैंट में सप्लाई होता था। इस फॉर्म के ऊपर जो TTP वाले हैं उन्होंने दिन दिहाड़े ही समझ लीजिए, मीन सरे शाम उन्होंने हमला किया। कोई उनको आकर पूछने वाला नहीं था, पूरी तसल्ली के साथ घंटों उन्होंने वहां पर कार्रवाई की, जो लोग थे उनको बांधा, मारा पीटा। उसके बाद एक एक गाय को वहां से उन्होंने खोला। यह भी कहा जाता है कि कईयों का तो दूध भी धोया वहां उन्होंने बैठ के, उनको बिल्कुल कोई फिक्र नहीं थी कि जिन्होंने कतर की हिफाजत करनी है, जिस मुल्क वालों ने, वो यहां भी पहुंच सकते हैं। आराम से उन्होंने गाय का दूध वहां पर धोया, पिया। तो उन्होंने घंटों उस फॉर्म के ऊपर गुजारे और जाते जाते 138 जो गाय थी वो भी साथ ले गए। जी हां, ऐसे ही नहीं साथ लेके गए, उन्होंने वीडियो भी बनाई, बाकायदा वो वीडियो जारी भी की जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने कमेंट्री भी की, उन्होंने बताया कि ये फौजी फार्म से हम 138 गाय साथ लेकर जा रहे हैं। अब वो गाय जाहिर है किसी हवाई जहाज पर नहीं गई, वो गाय ट्रकों पर नहीं गई, पैदल चलकर लेकर गए। जाहिर है उसका कोई, जैसे खोजी उसको फाइंड आउट भी कर लेते हैं वापस चलकर, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, कोई मालूम नहीं है कि कौन उस फौजी फार्म से 138 गाय जो है वो ले गए। कोई एक गाय, दो गाय नहीं थी। अब गौर कीजिए कि हम पूरी दुनिया को सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं और आप हमारे अपने हालात का हिसाब लगा लीजिए कि फौजी फार्म जो कि बन्नू कैंट के बिल्कुल साथ है, वहां से 138 गाय जो हैं वो लेकर गए हैं और कोई उनका नामो निशान अभी तक हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि वो 138 जो कॉज थी वो कौन ले गया, कहां ले गया, कैसे ले गया। हम ना उन्हें रिट्रीव कर सके हैं, ना लोगों को पकड़ सके हैं, अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हम टाउट सहाफियों के थ्रू ये नैरेटिव दे रहे हैं टेलीविजन पर कि हम कतर की जो सिक्योरिटी है उसको संभाल सकते हैं अगर वो हमारी मईशत को संभाल ले। यही नहीं, जरा आगे चलिए। अब नया नोटिफिकेशन आज ही हमें नजर आया जब ये व्लॉग रिकॉर्ड करने लगे थे, तो उससे थोड़ा पहले कि बन्नू में हफ्ता और इतवार को कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। बन्नू कैंट के अंदर से यह 138 गाय जो हैं वो चोरी कर ली गई, बल्कि डाका मारा गया, चोरी तो नहीं, उसको साथ ले गए, जाते हुए फिल्म भी रिलीज करके गए। उसके बाद से रियासत का फैसला यह है कि बन्नू में हफ्ता और इतवार को कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। अब खुदा जाने कर्फ्यू लगाकर हमने क्या करना है। अब ये ना हो कि कहीं कतर की सिक्योरिटी हमें मिले तो हम वहां भी जाकर कर्फ्यू लगा दें। सोचें अगर वहां पर कर्फ्यू लगा होगा तो फिर मामला कैसे चलेगा। यही नहीं, मैं बलूचिस्तान से अगली खबर आपको देता हूं, आपको चानन हो जाएगा बिल्कुल कि हमारे मामला हैं क्या। बलूचिस्तान में ये रिपोर्ट कर रहे हैं, 12 सितंबर की रिपोर्ट है, जैनुद्दीन अहमद उर्दू न्यूज के लिए इन्होंने लिखा है। ये कहते हैं कि बलूचिस्तान असम्बली ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून में तरमीम मंजूर कर ली। ये तरमीम है क्या? ये तरमीम कहती है कि अब मखसूस दहशतगर्दी के मुकदमात में आम अदालतों की बजाय खुफिया खसूसी अदालतों में चलेंगे, जिसका मतलब क्या है कि जज, वकला और गवाहों की शनाख्त छुपाई जाएगी, गवाहों को अलामती या कोड नाम दिए जाएंगे, मुकदमात की समाअत जेल या महफूज मुकामात से वीडियो लिंक और वर्चुअल जराए के जरिए हो सकेगी, शनाख्त छुपाने के लिए आवाज बदलने की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा सकेगी। माशाल्लाह,
मतलब कि हमें दहशतगर्दों से इतना खौफ है, इतना डर है कि हमने यह फैसला किया है कि बलूचिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात अब खुफिया अदालतों में चलेंगे, जिसके ना जज के नाम का पता होगा, ना वकील के नाम का, ना गवाह के नाम का, सब कुछ छुपा छुपाया होगा। अदालत भी कहीं और ही वर्चुअली लगेगी, मतलब कि एक दूसरे लफ्जों में शायद ना ही लगे, तो बस हम केस सुना दिया करेंगे, क्योंकि हमें दहशतगर्दों से इतना डर है कि वो हमारे जजेस को पहचान लेते हैं, गवाहों को पहचान लेते हैं, प्रोसिक्यूटर्स को पहचान लेते हैं, वकीलों को पहचान लेते हैं और फिर वो उन पर हमले करके उनको कत्ल करते हैं। तो इसलिए फैसला यह किया गया है, कानून बलूचिस्तान से यह मंजूर करवाया गया है कि अदालतें ही खुफिया होंगी, किसी को पता ही नहीं होगा फैसला कौन दे रहा है, किसके खिलाफ दे रहा है, ये तो पता होगा, गवाह कौन है, पुलिस कौन है, उसके अंदर दूसरे लोग कौन है, किसी को कोई किसी का नामो निशान नहीं पता होगा, तो खुफिया काम डाला जाएगा। गौर कीजिए, हम खुद हमारे जजेस, हमारी अदालतें, हमारे वकील, हमारे गवाह कितने महफूज हैं कि हम कतर चल पड़े हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। आगे चलिए, यहीं नहीं रुकिए। पाकिस्तान में साल 2024 में दहशतगर्दी के वाकयात में 70% इजाफा हुआ। अभी 2025 खत्म होने में 4 माह बाकी हैं, लेकिन अदाद-ओ-शुमार मजीद भयानक होते जा रहे हैं और सूरत हाल बहुत ही ज्यादा खराब है और तवज्जो मांगती है। ये कह रहे हैं माजिद निजामी, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2014 में 70% इजाफा हुआ था दहशतगर्दी में और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ। हालात इस वक्त भी बहुत खराब है। अगली खबर ले लीजिए, यहीं पर मामला नहीं रुका। लोअर दीर के इलाके मैदान में सरबांडा में शिद्दत पसंदों के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले से कम अज कम 7 FC एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 13 जख्मी हो गए। मतलब 20 के करीब हमारे FC के जो एहलकार हैं उनको गोलियां लगी हैं, जिनमें से जाहिर है 7 शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और 13 जो है वो जख्मी हैं और एक एहलकार लापता है। लगता है कि उसको शायद अगवा कर लिया उन्होंने। ये हमारे ओवरऑल, ये मैंने आपको चीदा चीदा, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड आज की खबरें थी, ये मैंने आपको चीदा चीदा सिक्योरिटी की सूरत हाल आपको बताई है। बन्नू में एक तरफ 138 गायें चली गई, अगली तरफ हम वहां पर कर्फ्यू लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, लोअर दीर में क्या हो रहा है, और ओवरऑल 70% दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े हैं। इन हालात में हमारे में ना शर्म है, ना हम सोचते हैं। हम कतर पहुंचे हैं उनको ये बताने के लिए कि हम आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, आप हमारी मैशत जो है वो उसको संभालें, बस अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा, मैं यही कह सकता हूं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। आगे ख्वाजा बामुकाबला ख्वाजा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया जो कि मुतवाज़िन ट्वीट है। उन्होंने नोटिफिकेशन शेयर किया और वो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हर जज को 3 पुलिस एहलकार मिलने हैं। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने वही बात की जो हमने पिछले व्लॉग में कही थी कि अगर एक जज को, रिटायर्ड जज को 3 पुलिस वाले एक टाइम में मिलेंगे तो जाहिर है 24 घंटों में 9 देने पड़ेंगे, क्योंकि वो 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो 9 देने पड़ेंगे और फिर एक कम से कम शिफ्ट वालों को अजाफी भी देने पड़ेंगे, किसी टाइम छुट्टी भी करनी पड़ती है। तो अगर 12 एहलकार देने हैं और इतने ही 12 एहलकार अगर वो जज साहब वफात पा जाते हैं, जिनका कफन दफन सारा इंतजाम भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लावारिस जो है वो, और उनकी बेवा को भी इसी लेवल की सिक्योरिटी देनी है, तो ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि रियासत तो कंगाल हो चुकी है, वो ये नहीं कर सकती, तो आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएं। अब ख्वाजा साहब की बात तो ठीक है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का बहुत ही माजरत के साथ अहमकाना हुक्म है, लेकिन मसला यह है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाके ये बताएंगे कि रियासत कंगाल हो चुकी है, तो आप मेहरबानी करके थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, तो वो सवाल वापस पूछेंगे कि अभी जब मरियम नवाज जापान गई एयरफोर्स का तैयारा लेकर और अपना पूरा खानदान वहां लेकर चली गई, तब रियासत कंगाल नहीं हो रही थी, तब रियासत के मामला क्या थे जो आज हैं। तो इसलिए क्योंकि इनके पास तब कोई जवाब नहीं होगा, वहां तो मरियम नवाज साहब अपनी बेटी की सहेलियां, आगे से चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके बच्चे, पता नहीं कौन कौन वहां पर पानी भर के आया है। मौज मस्ती का उस पूरे ट्रिप में से पूरे के पूरे टब्बर गए थे, बड़ा जहाज लेकर गए थे। तो चीफ जस्टिस पूछेंगे, और ना ही ख्वाजा साद रफीक में जुर्रत है कि इसके ऊपर बात कर सकें, क्योंकि जाहिर है उनके पर जलते हैं, मरियम साहबा उन्हें जलाकर भस्म कर देंगी अगर वो ये बात करेंगे, क्योंकि वो महारानी तो हैं लेकिन नागन महारानी है, आपको पता है। इसलिए साद रफीक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए तो लोहे के चने हैं, लेकिन वहां पर मरियम नवाज के लिए ना सिर्फ भीगे हुए बल्कि बुसे हुए चने हैं। वहां पर ये बात नहीं कर सकेंगे, उनसे नहीं पूछेंगे कि बाजी ये आप जो जापान लेकर गई हैं इतने लोगों को, ये कहाँ, किसने देना ये पैसा, ये कहाँ के मामलात आप कहाँ से चला रही हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी। इसी पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने भी अपनी दिलगिरी की है, उन्होंने भी दिलगीर हो गए इसके ऊपर, वो भी बहुत उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि ये जजेस की दिहाड़ी हमेशा लगी रहती है, ये सिर्फ हम हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी ज़िंदगियाँ अजाब में हैं, हम 2 कमरों के अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वो जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उसकी बात करते हैं, वो भी पता नहीं कितने सालों से मुरम्मत नहीं हुआ, हम वहाँ पर रह रहे हैं और हमारा एहतसाब भी होता है। पहले 3.5 लाख तनख्वाह थी, अब 5 लाख हो गई, हम उसी में गुजारा करते हैं, उसके बावजूद हमारा एहतसाब होता है। ख्वाजा साहब आप साथ ये नहीं बताते कि आप सड़कों में से कितना कमीशन खाते हैं, आप साथ ये नहीं बताते कि और अल्ले तल्ले कामों में आप कितना माल पानी लेते हैं बिजनेसमैनों से और दूसरों से, आप ये नहीं बताते कि जो आपने उकामे बनाए हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तासर यही है, उसका सारा मामला कौन सा था। आप ये नहीं बताते कि जो आपके साथी सियासतदान हैं, इन्होंने जो ऊँटों पर पता नहीं पैसे दे के कतर से ये जो अपने
अपार्टमेंट बनाए थे, उनके पैसे कहाँ से आए? लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, याद होगा आपको। सारी बात बताएं ना, सिर्फ 2 कमरों के पीछे ना छुपें। अकेले जजेस ही खराब नहीं है, अकेले ब्यूरोक्रेट ही खराब नहीं है, अकेले जर्नल्स ही खराब नहीं है, आप सारे ही हैं। अशराफिया पूरी जोंक है और आप उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। आप ही नहीं, आपके वाले साहब भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। वो नस्ल दर नस्ल आप इस पूरे सिस्टम को जोंक की तरह चिमटे हुए हैं और खा रहे हैं, और गरीब के लिए आप जो है वो पीने का साफ पानी तक आपने इस मुल्क में नहीं छोड़ा। लेकिन बातें आपसे करवा लें तो वो ऐसी नजर आती हैं कि जैसे आपसे बेहतर कोई काम नहीं करता। अगली खबर बलूचिस्तान असेंबली से। अभी बलूचिस्तान के हमने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपको बताई। अभी बलूचिस्तान असेंबली से हाफिज हमदुल्ला हल्फन बता रहे हैं टेलीविजन पर कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर पैसा चला है और लोग सीटें खरीद कर आए। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि लोग पैसा देकर एमपीए बनकर आए। मैं इसका हल्फ देता हूं। इससे पहले एमल वली खान भी एक अवामी जलसे में इल्जाम लगा चुके हैं कि कर्नल्स ने, मेजर्स ने, ब्रिगेडियर्स ने पैसा लेकर लोगों को फॉर्म 47 जारी किया और इलेक्शन जितवाया। और उन्होंने कहा मैं बताने को तैयार हूं किस कर्नल ने कितने पैसे लिए, किस मेजर जनरल ने कितने पैसे लिए। अभी तक उन्होंने भी बताया नहीं, बताना चाहिए उन्हें। और अब हाफिज हमदुल्ला नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक एक सीट बिकी है और लोग पैसे देकर वहां से एमपीए बने हैं। जब पैसे देकर एमपीए बनेंगे तो फिर वो खुली करप्शन करेंगे, उन्हें पूछने वाला कौन होगा। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है शहबाज राणा पर अब मुकदमात कर दिए गए, फौजदारी मुकदमात, क्रिमिनल केसेस कर दिए गए उनकी स्टोरीज पब्लिश करने को। अच्छा, शहबाज राणा साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अब हमारी हुकूमत थी तो तकरीबन हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ शहबाज राणा साहब हमारी हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई खबर लगाते थे। कुछ दुरुस्त होती थी, कुछ गलत होती थी। अगर हम इनसे रब्ता करते थे कि आप हमारा वर्जन ही ले लिया करें तो राणा साहब गुस्सा करते थे कि ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन लगाना चाह रहे हैं। लेकिन कभी राणा साहब को ना कोई और प्रेशर दिया गया, ना इनकी नौकरी का प्रेशर, ना इनके ऊपर, और देना भी नहीं चाहिए जाहिर है, ना ही मुकदमा तो दूर की बात है। अब जरा गौर करें कि मामला कहाँ चले गए हैं कि शहबाज राणा साहब जब अब स्टोरी लिख रहे हैं उनके ऊपर अब मुकदमात बनाए जा रहे हैं ताकि वो कोई स्टोरी ना लिखें, इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं करप्शन की या बदनवानियों की वो अखबार में ना छप जाएं, तो उन पर फौजदारी मुकदमात करवा दिए गए। यही मामला नहीं है, समीना पाशा के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। वैसे तो हम सबके अकाउंट फ्रीज हैं पहले से, उनके भी किए गए हैं। शाकर अवान साहब का नाम तो 4th शेड्यूल में डाल दिया गया है जहां दहशतगर्दों का नाम होता है। मीन शर्म नाम की बात भी कोई नहीं है रियासत में कि रियासत यही सोच ले कि ये इकदाम हम करते हुए अच्छे लगते हैं कि नहीं। उनका नाम अब 4th शेड्यूल में जो है वो डाल दिया गया है। अगली खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से है जहां पर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने मिसिंग पर्सन केस में एक दफा फिर वफाकी हुकूमत को ये अहकाम दिए हैं कि जो मिसिंग पर्सन है उनके लवाहकीन को 50-50 लाख रुपए का चेक इशू करके उसकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाए। उन्होंने वफाकी नुमाइंदे से ये पूछा कि आपके पास इतना पैसा कहां से आएगा, क्या आप IMF से कर्जा लेंगे, कहां से लाएंगे आप इतना पैसा जो आप इन लोगों को ये 50-50 लाख रुपया देंगे। अब देखते हैं, जवाब तो कोई नहीं दिया सेक्रेटरी ने। अब लेकिन बड़ी अजीब बात है, जिनको ये दहशतगर्द कहते थे उनको अब इन्हें 50-50 लाख उनके घर वालों को देना पड़ेगा उनके मिसिंग पर्सन होने पे। ये हमारी रियासत की ओवरऑल स्ट्रेटजी है, ये हमारी रियासत का ओवरऑल हाल है और ये इनकी ओवरऑल सोच है। आप जरा खुद सोच लें कि ये कैसे पॉलिसीज बनाते हैं, कितनी हैपहैजर्डली बनाते हैं कि जो कल के दहशतगर्द थे उन्हें आज रियासत मुआवजे के तौर पर 50-50 लाख रुपया देगी, क्योंकि रियासत ने ना ही थिंक थ्रू किया है, ना ही गौर से पॉलिसीज बनाई हैं और ना ही वो बनाना चाहते हैं। उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर और वकील ईमान हाजिर मजारी का जो मामला है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। मामला खासे ख़राब हो गए हैं उसमें भी, क्योंकि तमाम बड़ी बार काउंसिल्स ने अब जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं और लाहौर बार हो या सियालकोट बार हो या कराची बार हो, उन सब ने अब सरफराज डोगर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हरास किया है, उन्होंने हरासमेंट की है ईमान मजारी की। जब उन्होंने कहा था उनके हस्बैंड को कि इनको यहाँ से ले जाएं, मैंने पकड़ लिया, तो फिर देखिएगा। ये अलग बात है कि जस्टिस डोगर ने आज एक और मुकदमे में समाअत करते हुए कहा कि मेरे जुमले पर बड़ा वावेला मचाया गया, मैंने तो बेटी के तौर पर समझाया था, वो मेरी बेटी की तरह हैं, मैंने तो उन्हें कहा था उन पर तौहीन अदालत शुरू हो गई तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। ना सिर्फ 3 बार काउंसिल्स ने उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है, बल्कि जो खवातीन वकला हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उन्होंने भी एक मुश्तरका खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जस्टिस डोगर के खिलाफ, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो उन्होंने अपनी वजाहत की है वो भी ज़्यादा ही बुरी की है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा मेरी बेटियों की तरह हैं, मैं तो उनका करियर ख़राब नहीं करना चाहता था। मतलब वो पहले से ही अपना माइंड दे रहे हैं और हरासमेंट कर रहे हैं कि करियर भी ख़राब करते। जिस पर वकील ईमान मजारी ने कहा कि ना मैं इनकी बेटी हूँ ना रिश्तेदार हूँ, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ जो अपना मुकदमा लेकर इनके सामने गई थी और इन्होंने मुझे हरासमेंट की और ये मिसोजिनिस्ट हैं और इन्होंने ऐसी ही जो स्टेटमेंट्स दी हैं जो खवातीन के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ हैं। तो अब ये मामला दूर निकल गया है। देखते हैं, ये आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे, उनको अब इस्टेब्लिशमेंट बचाने के लिए क्या करती है, पर गल काफ़ी बढ़ गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस सारे मामले के अंदर और क्या होता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।